और मियां नवाज शरीफ साहब शायद जनाब इस वक्त को पैसे जो देने होते हैं, जो क्लॉज मौजूद है, जो कानून मौजूद है नैब के पास, उसमें कोई प्री बार्गेन करके सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, रफा दफा हो जाएंगी। क्या ये मुमकिन है या नहीं है? क्या ऐसी बात में कोई सदाकत है या नहीं है? मैं एक चीज़ बताता चलूँ, एक बड़ी एक्सक्लूसिव आपको मैं ख़बर दे देता हूँ, और वो ख़बर ये है कि जनाब एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो कि इंग्लैंड में है, लंदन में है, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं वो खाली हो गए हैं। वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं, उनका जो साजो सामान पड़ा हुआ था वो बिल्कुल खाली कर दिए गए हैं अपार्टमेंट्स। क्या वो अपार्टमेंट्स जो हैं वो बेचने के लिए या बिकने के लिए तैयार हैं, या उनको बेच दिया जाएगा और बेच कर जो रकम है वो दी जाएगी, प्री बार्गेन में लाई जाएगी, या कुछ और है? इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम जानना चाहेंगे। और इसके अलावा अगर मियाँ साहब जो है प्री बार्गेन करते हैं, प्री बार्गेन अगर वो करते हैं तो ठीक है, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और दोबारा शायद वो वज़ीर आज़म ना बनना चाहे, लेकिन मरियम बीबी ज़रूर वज़ीर आज़म बनना चाहेंगी, उनकी ख्वाहिश होगी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी ये ख्वाहिश होगी कि किसी न किसी स्टेज में 5 साल बाद, 10 साल बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। अब जो मैंने आपसे जो यहाँ पे ख़बर शेयर की, जो कि एक एक्सक्लूसिव ख़बर है, और मेरे ज़राए बताते हैं कि जनाब इंग्लैंड में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का पे जो एलिजिडली रिपोर्टेडली कहा जाता है कि वो उनके थे, और वहाँ पे साजो सामान निकाला जा रहा है और उसको खाली कराया जा रहा है, और उनके साहबजादे जो हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो अपार्टमेंट्स खाली कर रहे हैं। प्री बार्गेन होगा या नहीं होगा, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक चीज़ फिर रिपीट की और बड़े ज़ोर शोर से, और उन्होंने जनाब इस चीज़ पे इसको असर्ट किया इस बात पे कि जनाब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, प्री बार्गेन होगी या नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कवानीन आपके सामने है, नैब के कवानीन में कुछ न कुछ फ्लॉज ज़रूर हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एक्सेप्शनल किस्म के जनाब यहाँ पे डिसीजंस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी एज देते हैं, मरियम बीबी को भी एज देते हैं। सो होने क्या जा रहा है? मेरे पास मौजूद है जनाब अली नवाज जवान साहब तहरीक इंसाफ से, राना मोहम्मद अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से, और इम्तियाज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। राना साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या प्री बार्गेन की तरफ जाएंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब? क्योंकि उनको अगर प्री बार्गेन का तो मतलब ये है कि अगर वो प्री बार्गेन कर लेते हैं तो आइंदा कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको ज़रूरत भी होगी, क्योंकि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, और मेरे ख्याल में जो कुछ भी वो करना चाहेंगे या जो कुछ कर रहे हैं वो मरियम बीबी के लिए ही कर रहे हैं। तो प्री बार्गेन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मतलब आप लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे? जी देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं नहीं समझता कि प्री बार्गेन की अभी कोई स्टेज है। अगर उन्होंने करना होता तो इसकी स्टेज पहले थी, लेकिन वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड थे और उन्होंने ना पहले किया ना अब करेंगे। ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। ना ये सिर्फ शोशे छोड़ती है हुकूमत कि जी पता नहीं ये कर लें, प्री बार्गेन कर लें। वो जो फसाद चौधरी हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले भी बयान दिया था कि मियाँ साहब प्री बार्गेन कर लें, तो उनको ये नहीं पता कि प्री बार्गेन की जो स्टेज थी वो गुजर चुकी है। अच्छा, ठीक है। क्यों जी अली नवाज साहब, स्टेज गुजर चुकी है और आप लोग ऐसी यहाँ पे डिसेप्शन चला रहे हैं? क्या है मसला? क्या आपने सिर्फ कहा कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म ने, 2 दफ़ा वज़ीर आला भी रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान का कोई ऐसा होता नहीं जिस पे वो नहीं रहे। उसके अलावा जो ये बात कर रहे हैं कि अभी शोशे छोड़ते हैं, देखिए हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है मुबशी भाई, और कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहले भी सारे वज़रा, याद होगा आपको, कहते थे कि नवाज शरीफ साहब कोई डील नहीं करेंगे मुशर्रफ साहब के साथ, और आपने देखा कि रातों रात किस तरह 60 ट्रंक्स लेके अपनी फैमिली और अपने आल औलाद के साथ वो जद्दा चले गए थे। तो ये तो इनके पास और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। आप देखें वो सजा याफ्ता है, और आप ये कह रहे थे, साहब कह रहे हैं आप स्टेज गुजर गई, आप कह रहे थे अब सजा याफ्ता है, और सजा याफ्ता का मतलब ये होता है वो नाअहल है। अगले 10 साल वो वैसे भी ही नहीं बन सकते। जो बंदा एक दफा सजा याफ्ता हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिए गए थे, उसके तहत ये 10 साल के लिए वैसे भी नहीं बन सकते। तो अब जो आप बात करें, वाकई वो अपनी बेटी मरियम के लिए, बाकी सारी पाकिस्तान की मरियम तो खैर
उनके बारे में तो आज तक सोचा नहीं गया, पर जो उनकी अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं उनके पास के अलावा कोई देखें इस मुल्क के साथ किया क्या है इन्होंने। आज जिस मैस में हम फंसे हुए मुबश्शिर भाई, मुझे पता है उसका या नवाज शरीफ साहब विल गो टू दैट थिंग जी, वो उस पे जाते हैं, लेकिन पहले ये हम सॉर्ट आउट कर लें। आप कह रहे हैं जनाब के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको प्ली बार्गेन करनी पड़ेगी, राना नहीं तो जेल में रहना पड़ेगा, नहीं तो जेल में रहना पड़ेगा। राना साहब कह रहे हैं, राना मोहम्मद अफजल साहब कह रहे हैं कि वो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि वो ऐसी कोई बात करने नहीं जा रहे, कोई डील करने नहीं जा रहे नैब के साथ मियां नवाज शरीफ साहब, और अगर उन्होंने करनी होती तो बहुत पहले कर लेते। ऐसे ही है ना जी राना साहब? 2000 में की तो जी बिल्कुल, कोई नहीं, डील का ऐसी कोई बात नहीं है, और ये सिर्फ ऐसे अपने प्रॉब्लम से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ते हैं, मईशत पे बात नहीं करते और पाकिस्तान के हालात पे बात नहीं करते। मियां साहब की इनको बहुत फिक्र लगी हुई है। ठीक है, चले मैं उस पर आता हूं जी। इम्तियाज शेख साहब, इसी किस्म की बात हो रही है आपकी तरफ भी, आपकी लीडरशिप की तरफ भी, कि आसिफ जरदारी साहब जो है ही इज रेडी फॉर अ डील। इसमें कितनी सदाकत है वो भी हमें बता दें, कि वो कहते ही हैं कि जनाब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं, ये र्यूमर्स हैं, एलिजेडली रिपोर्टेडली कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंडर हैंड ओपनली, यानी कि स्टेट बैंक के थ्रू या किसी और तरीके से मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसमें कितनी सदाकत है जी? देखिए, इसमें कोई सदाकत नहीं है राणा साहब, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं, और मतलब जो मुखालिफ लोग हैं इस तरह की बात करते हैं। आसिफ जरदारी साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, 11 साल जेल काटी उन्होंने, वो झुके नहीं, और उसके बाद जितने भी मसले मसाइल हुए उन्होंने फेस किए हैं उसको। बाकी ये तो ऐसी कहने की बातें हैं कि जी डील हो रही है, डील कर रहे हैं, डील क्यों करेंगे, किस बात पे करेंगे? और ये जो JIT की रिपोर्ट्स और जो केसेस की बात कर रहे हैं, इसको कोर्ट्स में तो आने देना। अब ये तो सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है कुछ अरसे से उनका, पूरी पार्टी की लीडरशिप का। मैं मतलब इसको बाज़ाब्ता तौर पे इसको रिजेक्ट करता हूँ। ये जो भी है इल्ज़ाम जो कि लगा रहे हैं कि जी डील कर रहे हैं, जरदारी साहब न डील पहले की इन्होंने, न अब करेंगे, और हमारी लीडरशिप न भुट्टो साहब ने की, न बेनज़ीर साहबा ने की, ठीक है, वो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और न ही बिलावल साहब इस तरह की कोई बात सोच रहे हैं कि इस तरह की बात करें। तो ये मतलब ऐसी पार्टी नहीं है कि जो कोई डीलें करके मतलब अपनी मसले मसाइल हल करें। हम फेस करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं सिर्फ मीडिया ट्रायल है, और मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और की लीडरशिप पे हो रही है, और ये शुरू से होती आई है। ये ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से देखें आप, उस ज़माने से ये सिलसिले चलते रहे हैं, और मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हुकूमतों में ये होता रहा है, लेकिन साबित तो कुछ नहीं हो पाया। अभी कोर्टों में आएगा, उसके बाद साबित हो तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन हमें यकीन है न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कोई डील का सोच रही है, न इस तरह की कोई बात है, और मतलब डील कौन करेगा? इस हुकूमत के हाथ में तो डील करने वाली कोई बात है ही नहीं। अच्छा चले, ये मतलब अपनी जान पे चलते हैं शेख साहब, उस तरफ चलते हैं। तो ये डील क्या करेंगे, किसे डील करेंगे? तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है, मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। ओके जी, PTI आ जाए जी। अली साहब आप बताइए। फिर मुझे हंसी आती है, दोनों बैठ के बड़े बड़े सीनियर हैं। वैसे राणा साहब ने एक छक्का मारा आप पे, एक उन्होंने तनकीद की। आप ये जो है ना इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं उनसे नजर हटाने के लिए आप मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो काश नून लीग पीपल्स पार्टी इकोनॉमी पे आए, काश लोगों को हम बताने के काबिल हो ये किस तरह छोड़ के गए तो हम किस तरह इसको लेके जा रहे हैं। वो उस तरफ आते ही नहीं, उनके एजेंडा इज डिफरेंट है। हम तो कहते हैं किसी दिन मुबशिर भाई रखें प्रोग्राम इकोनॉमी पे, हम बात मैं इस पे आ रहा हूँ। इस पे पहले पार्टी, आपको अगर याद होगा सरे महल एक बहुत बड़ा नोन केस था, और जो डील हुई थी मुशर्रफ साहब के साथ, जिसको आप NRO कहते हैं, जिसकी वजह से NRO की आज सारी दुनिया में बाज़गश्त है, उसके तहत जो डील हुई थी उसके बाद सरे महल को ओन भी किया गया था, और उसके बाद आपको उसको पता है उसके साथ उन्होंने इसको अपनी मलकियत भी जाहिर किया था, और उसके बाद शायद उसको बेच भी दिया। तो ये डील्स होती रही हैं। कॉन्टेक्स्ट ये रहा है कि दोनों पार्टीज डीलें करती रही हैं हमेशा, और इसीलिए अब हम ये समझते हैं कि इनके पास एक अच्छा तरीका है, और हम समझते हैं कि इन लोगों को एक बहुत, और स्पेशली पीपल्स पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा, कि दुनिया में इनकी जो परसेप्शन है, आपको याद होगा डेली मेल में एक कॉलम छपा, खबर आई जिसमें जरदारी साहब ट्वीट कर रहे थे इंग्लैंड का एज अ सदर, तो उसमें खबर ये आई कि उन्होंने कहा कि डेविड कैमरॉन को अपने प्राइम मिनिस्टर, प्लीज काउंट योर फिंगर्स आफ्टर शेकिंग हैंड विद मिस्टर जरदारी। ये परसेप्शन है पूरी दुनिया में इनकी, हमने नहीं। डेली, आपको पता है डेली मेल कितना बड़ा एक अखबार है इंग्लैंड की, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये परसेप्शन दूर हो। अगर ये समझते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, अपने केसेस फेस करें, और अगर ये समझते हैं शेख साहब कह रहे हैं अली साहब के लेट इसको कोर्ट में आने दे, JIT की रिपोर्ट को कोर्ट में आने दे, फिर हम देखेंगे।
क्योंकि तो हम हमने पहले कहते हैं हम जेल जाने को तैयार हैं और पाकिस्तान की कोई अदालत रह नहीं गई जहां से इन्होंने कबल जमानत गिरफ्तारी ना कराई हो इन्होंने, कोई वो अदालत तो- पहले वो तो तो हमेशा उनका से right कहे। है। हम तो कहते हैं, पर ये इतनी बड़ी बातें ना किया करें ना कि हम तो तैयार हैं जेल जाने को, हमने कुछ किया नहीं है, तो क्यों जा रहे हैं भाई अदालतों में? आप इतने क्लीन है और आपकी ये हिस्ट्री, आप बड़े फख्र से कहते हैं आपने 11 साल जेल काटी है, और उस वक्त जब जेल काट रहे थे तो नून लीग के लोग ये कहते होते थे कुछ किया है तो जेल काटी है ना। तो आज तो खैर माशाल्लाह दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं अगर ये समझते हैं कुछ नहीं किया तो लेट, फिर अदालतें फैसला कर लेंगी। और बाकी इनके दिल में कोई चीज़ है तो एक अच्छी ऑप्शन है, जो नैब का कानून इन लोगों ने चेंज नहीं किया हुआ, 10 साल से वही कानून है, उसके अंदर प्ली बार्गेन की एक है शिक शामिल है, तो उसे यूज करेंगे। लेकिन आप लोग यानी कि इमरान खान साहब जो है यानी कि पीटीआई जो है वो क्यों इतने वसूख से कह रही है कि जनाब नहीं छोड़ेंगे? अब लॉज आपके सामने है, और ज़रा जहन में रखिएगा अली साहब कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी कर ले, चाहे नून लीग पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाए, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। लेकिन एक चीज़ ज़रा मैं दोबारा ये कहूँगा, जहन में ज़रूर रखिएगा कि फ्लॉज है प्रोसिक्यूशन में भी, इन्वेस्टिगेशन में भी, 100% कहीं भी नहीं हो सकते, ना नैब में है। सो अगर इनको कल को मियां नवाज शरीफ साहब को चले किसी स्टेज पे, या मरियम बीबी को किसी स्टेज पे, या फॉर दैट मैटर जरदारी साहब या फरियाल बीबी को किसी स्टेज पे, या अनवर मजीद को, या इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको अगर किसी स्टेज पे क्लीन चिट मिल जाती है अदालतों से, तो फिर आप लोग क्या मुंह लेके जाएंगे आवाम के पास? सर देखिए, जो जीआईटी की रिपोर्ट्स आई हैं, आप देखें कि सदके के बकरे, आपके जो कपड़े ड्राई क्लीन हो रहे हैं, ईमान अली की टिकटें और बिलावल जरदारी की टिकटें एक ही अकाउंट से खरीदी जा रहे हैं, जिस तरह कमीशन के पैसे, जिस तरह एक बैंक का प्रोगेटिव होता है कि वो एक कंपनी को 4 अरब रुपए से ज़्यादा का लोनिंग नहीं कर सकता, अगर वो 25 अरब रुपए की लोनिंग कर देता है, जिस तरह सिक यूनिट्स का आपके सामने जीआईटी के में आया है कि शुगर मिल्स को किस तरह ख़रीदा गया है सिक यूनिट्स बना के, और उसके बाद उसका क्या असर हुआ है। आई डोंट थिंक सो, इनके खिलाफ जो केसेस हैं जो मैंने देखे हैं, आई डोंट थिंक को, तो एक बहुत मुश्किल है जी इनके लिए। ये तो इतने देखें, मियाँ साहब की तो पनामा में रिवील हुए और उसके बाद उनकी सारी इंकशाफात हुए, इनकी तो सारी की सारी चीज़ें बैंकिंग ट्रांजैक्शन से प्रूव हो रही हैं, सारी की सारी। आप देखें कि उनका कल जो आ रहा था जीआईटी की रिपोर्ट में कि जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी साहब हैं उनके अकाउंट को भी नहीं छोड़ा गया, उस अकाउंट से भी इन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने, और जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान का हाल है, 96 अरब डॉलर का जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, ये एवं तो नहीं हुआ ना जी। चले कर्जों पे भी आता हूँ, इकोनॉमी पे भी आता हूँ जी। मुझे जरा इस पे मुझे रिस्पॉन्ड करने शेख दें साहब प्लीज। आप क्विकली, मैं इनका बिकॉज़ जवाब आई हैव देना टू गो फॉर अ ब्रेक जी, क्विकली। देखिए जी, ये जो बात कर रहे थे कि जमानतें क्यों करवाते हैं, एक तो हमारा कानूनी हक है जमानत करवाना, जी, किसी भी बिल्कुल जी, कोर्ट आपका से, हक है। और इनसे पूछ के तो नहीं करवाएंगे। दूसरा इनकी हुकूमत मिली हुई है, तभी तो हम करवा रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और हमें मतलब वो जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है। किसके ये साथ नैब के मिली साथ हुई है? मिले हुए हैं, उन्होंने मिलकर मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमात PMLN और बाकी जमातों के खिलाफ इन्होंने मतलब एक महाज खोला हुआ है, नहीं, शेख और साहब ये एक चाहते मिनट, हैं कि शेख सब साहब एक अपोजिशन मिनट, जमातें just- खत्म just हो a जाएं, sec. लोग चले जाएं, ये तनाव Just a करें, second, लेकिन फिर शेख साहब- भी इनके पास हुकूमत करने का कोई मतलब तरीका नहीं है इनके ओके पास। शेख साहब एक मिनट, आपने और कहा दूसरी ये शेख साहब आपने कहा कि ये हुकूमत मिली हुई है, किसके साथ मिली हुई है? पीटीआई वाले किसके साथ मिले हुए हैं? ये नैब वालों के साथ मिले हुए हैं जी, नैब वालों के साथ मिले हुए हैं। अच्छा। वरना देखें, इनको क्या पता कि कल कौन गिरफ्तार होगा, इनको क्या पता कि ये इतना एक एमएलए है, एक मिनिस्टर है, मेरे ख्याल में उसके होगी। पास इतनी इंफॉर्मेशन भी ना होगा नहीं, तो नहीं, वो नहीं, तो सर आप सारे छोड़े गए। मुबशिर भाई बाहर चले जाएं और पूछ लें किसी एक बंदे से पाकिस्तान को किसने लूटा है, तो आपको पता चले तो हमारे लिए इतनी बड़ी कौन सी बात है। लूटा वो एक अलग चीज है, लेकिन इस जनाब, वक्त शेख साहब कह रहे हैं करने देना, लेकिन ये हर चीज में इन्वॉल्व है। जीआईटी देखिए, जीआईटी तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, एक जीआईटी नवाज शरीफ के खिलाफ JIT की बात कह रहे थे बड़ी जबरदस्त बनी है, और जो फाइंडिंग्स आई है और जो रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं वो तो जीआईटी के बेस पे होंगे। जीआईटी का तो उस वक्त कोई ताल्लुक नहीं था नैब के साथ। शेख साहब अच्छा ये चलिए, तो मीडिया ट्रायल वाली बात है, हम तो कहते हैं कोर्ट में आने देना भले आप इनको। ओके चले जी, कोर्ट अब में ये आने नहीं दें। होगा कि आपको कटकना केस में वहां पेपर जाएंगे, बाकी फोटो DIT स्टेट की और वो रिपोर्ट आ कहेंगे गई तो उसका कि हम मतलब फोटो थोड़ी हुआ स्टेट कि मिले मतलब मिली वो हुआ काम भी होगा, आसमानी सहीफा हो गया ओरिजिनल जिसमें पेपर मतलब जाएंगे, वो ओरिजिनल गलती नहीं हो पेपर सकती। जाएंगे इस दफा। अच्छा चले, एक ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। दुरान साहब आपसे भी गुफ्तगू करूंगा, ज़रा इकॉनमी की तरफ भी चलेंगे। इम्तियाज़ साहब आप भी ज़रा इकॉनमी पे रोशनी डालिएगा, और आप के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा कड़ा वक्त होगा अली नवाज अवान साहब की। इकॉनमी इस वक्त बड़ा एक इशू बना हुआ है, उसको हैंडल किया जा सकेगा नहीं किया जा सकेगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी जनाब, मैं ज़रा थोड़ा सा इकॉनमी की तरफ भी जाना चाहूँगा, क्योंकि इकॉनमी एक कंसर्न है, लेकिन हम में से मैं तो खुद तो इकॉनमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ जी। मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलूँगा कि यहाँ पे हर दूसरा आदमी इकॉनमी का एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है, मैं नहीं हूँ कम अज़ कम। लेकिन मेरे पास बेसिक सवालात ज़रूर हैं इकॉनमी के रिलेटेड। मैं पूछना ये चाहूँगा अली साहब, आपकी हुकूमत है, ठीक है, हम समझ गए, हमने जान लिया, बिल्कुल हमने एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 10-15 साल से जो गदर मचा, जिस बेरहमाना तरीके से कर्जे लिए गए थे, आप लोग उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो क्या मैनेजमेंट है, कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अली साहब कि साड़ियाँ चीखा निकल गई हैं? सर देखें, दो चीज़ें। जब हम आए थे तो जैसे आपने बात की, कि मैं फिर फिगर्स में नहीं जाता, जो आपने बात की बिल्कुल ठीक बात की कि बहुत बुरा असल था। आप डिफ़ॉल्ट के समझे, आप डिफ़ॉल्ट कर गए थे और आपके सिर्फ 1.5 महीने के रिजर्व्स पड़े हुए थे आपके। तो हमने सबसे पहले आपने बाहर जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है आपने, और जो आपकी ट्रेड इम्बैलेंस है, वो आपने देखना था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आए थे और उस वक्त जो हालात थे, और आज माशाल्लाह $17.60 बिलियन फिगर्स नहीं चाहिए। अच्छा, फिर तो आप मतलब बहुत ज़बरदस्त रिजर्व्स हो गए, बहुत अच्छे हो गए। और उसके बाद नहीं, मुझे ये बताएं आपका लोगों के बिजली के बिल कितने आएंगे, लोगों को बिजली मुबशिर भाई, मुझे दो दो तरीके थे हल करने के, दो तरीके। जिस तरह पहले होते आ रहा था, जिस तरह पहले होता रहा था कि आपने आपको अगर एक चीज ₹1 की मिल रही है और आप आगे दे रहे हैं 50 पैसे की, और आपको जो 50 पैसे आप उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप कितने अरसे तक उसे सब्सिडाइज कर सकते हैं? जैसे सिर्फ गैस ले लें, और गैस में अगर 157 अरब रुपए का पिछली गवर्नमेंट लॉस छोड़ के गई है, हमारे पास भी बहुत अच्छा तरीका था कि जिस तरह पिछली दफा आप सब्सिडी देते जा रहे हैं और पास ऑन किए जा रहे हैं, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है। और देखिए इसमें फर्क है कि इस पाकिस्तान के रिजर्व्स बेहतर हो गए। करंट अकाउंट डेफिसिट में आपको जो $19 अरब पे था, इंशाल्लाह ताला इस दफा हम 12 से 13 अरब डॉलर पे लॉक करेंगे कि 5 से 6 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम होगा, जिससे आपका ट्रेड इम्बैलेंस ठीक होगा। उसके बाद देखिए, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री होके रह गए थे। इस मुल्क में गरीब सब्सिडाइज कर रहा था अमीर को, हर चीज आपकी इंपोर्ट होना शुरू हो गई थी, इसीलिए आपको $56 अरब पे इंपोर्ट्स खड़ी हो गई थी जाके। और 2 साल आप जो पिछले 5 साल है, आपकी एक्सपोर्ट जो पीपल्स पार्टी $25 अरब पे छोड़ के गई थी, सादा सा सवाल, $2 अरब कम होकर सादा सवाल ये अली साहब, मुझे ये बताए कि ये जो सब्सिडी मिलती रही लोगों को बकौल आपके जैसे मिलती रही, ठीक है, मैं उसमें उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ सादी बात करना चाह रहा हूँ ताकि सादी बात आवाम तक पहुँच सके कि ये जो सब्सिडी मिलती रही उसको मैनेज करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। जनाब, सब्सिडियाँ देनी बंद कर दी हैं आपने, इसलिए बिल भी ऊपर चले गए, सब कुछ ऊपर चला गया, डॉलर ऊपर चला गया, सब कुछ ऊपर चला गया। अब ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ताकि एक थ्रेशोल्ड है ना अवाम की भी, एक जनाब एक लिमिट होती है बर्दाश्त की, वो कब तक अवाम बर्दाश्त करेंगे, वो बता कैसे सकता है मुबशिर भाई? हमारे इस मुल्क में 70 के बाद जो नेशनलाइजेशन हुई थी, जो इस मुल्क के साथ, मैं भुट्टो साहब ने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, पर जो मुझे जो सबसे ज्यादा उनसे इख्तिलाफ है, साहब चले गए नेशनलाइजेशन में। एक बात क्या करने लगा मुबशिर भाई, 1 मिनट दे दें। हुआ ये है कि इस मुल्क में जिस इन्वेस्टमेंट जो करता है बंदा, उसको ड्रैकुला की शक्ल दे दी जाती है, उसे समझा जाता है इससे बुरा आदमी कोई नहीं है। इस मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट होना बंद हो गई थी। आपने जो लास्ट पैकेज अभी होना शुरू हो गई है, इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में आप देखेंगे इस मुल्क में इंडस्ट्री भी लगेगी, इस मुल्क की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, जो पिछली तरफ जाने लगी थी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, रोजगार बढ़ता है, आपका पर कैपिटा, आपका कहने का मकसद ये है इन अदर वर्ड्स के 2 साल तक अवाम मजीद बर्दाश्त करेगी। देखिए, अवाम ने अपने लास्ट सर्वे में आ रहा है कि सर्वे में कहा कि हम 2 साल देने को, ना मैं सर्वे की तरफ जाऊंगा ना मैं फिगर्स की तरफ जाऊंगा, मुझे सादी जुबान में समझाया ताकि लोग इंशाल्लाह ताला सर आप देखेंगे 2 साल और साल में आपको बेहतरी नजर आएगी। 2 साल और चाहिए, यस, ये कह रहे हैं टोटल 2 years। ओके, राना साहब जबरदस्त डायरेक्शन नजर आ जाए। राना मोहम्मद अफजल साहब, डू यू बाय दिस? देखिए, आपने बड़े सादा सवाल पूछे और मैं भी सादा ही सवाल पे बात करूंगा जी, कि 4.5 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है। पिछले 4.5 साल में हम जब आए थे महंगाई ज्यादा थी, और 4.5-5 साल वो महंगाई कम होती रही। वो रीजन दे रहे हैं ना, वो रीजन दे रहे सब्सिडी। राना साहब, और वो 3.9 कोई सब्सिडी 6 महीने में आपकी महंगाई कितनी थी? आप सिर्फ ये बता दें। कोई सब्सिडी नहीं दे रहे थे। मुझे बात कर लेने दें। जी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 6.6% पे ग्रो कर रही थी, इस वक्त 1.5% माइनस है। इनसे पूछें क्यों इंडस्ट्रियल आउटपुट गिर गई है, एग्रीकल्चर आउटपुट क्यों गिर गई है। ये बड़ी जरूरी चीजें हैं, क्योंकि इसका महंगाई के साथ आप टैक्स कलेक्शन आपकी क्यों कम हो गई है,
करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, कॉटन की प्रोडक्शन 25% डाउन आ रही है। क्यों आ रही है? दोस्तों जी, क्या ये इस हुकूमत ने क्या काम किया है? कर्जे दुगने हो गए हैं, 5.6% लोन से। तो वो आज रीजन वही दे रहे हैं जी, आपने मैं को वो रीजन ये दे रहे हैं कि आपने, यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने, राना साहब और इम्तियाज शेख साहब की जो गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने इतना गदर मचाया था कि उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 साल इन्हें लगे। मतलब बड़ा जबरदस्त मजाका खेज आर्गुमेंट है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री 6.6% पे ग्रो कर रही है और आपकी एक्सपोर्ट $2 बिलियन कम हो गई है पिछले 5 साल में। जब वो पीक पे पहुंचे 5 साल पहले, ये कहते हैं जी गदर हो गया, और वहां से ये ऐसे नीचे गिर रहे हैं जैसे 5वीं 6वीं मंजिल से कोई बंदा नीचे गिर जाए। नीचे नहीं, और आवाम की महंगाई, अभी सुना था 11 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ेगा। नहीं, पेट्रोल का रेट तो आपने भी अपनी हुकूमत में बड़ी दफा ऊपर नीचे पता है किया। GST लेकिन एक मिनट राना साहब, एनीथिंग एल्स? मैं जरा शेख साहब के पास भी जाऊंगा क्योंकि उन पे भी इल्जाम है, उनकी हुकूमत पे भी इल्जाम रहा है। आपने खत्म कर ली बात राना साहब? जी बहुत चीजें हैं, अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपको बताता हूँ। आज अगर कारखाना लगाना है किसी ने, उसको 1.5 गुना ज्यादा पैसे चाहिए। अच्छा। और फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनकी गवर्नमेंट में कोई ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, किसी को परमिशन नहीं मिल रही, कोई कहीं रुका हुआ है, कोई कहीं रुका हुआ है। इस पे आप जवाब देंगे अली साहब? मैं पहले शेख साहब के पास चला जाऊँ। शेख साहब, जो आर्गूमेंट रेज किया इन्होंने कहा, अली वान साहब ने, पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, एमएनए है और सीरियस किस्म के सियासतदान हैं, ये कह रहे हैं जी कम से कम 2 साल लगेंगे सारी जो चीज़ें ठीक करने में, जो पिछले 10-15 साल में जो गड़बड़ हुई है, और 2-1 साल कम से कम मज़ीद आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप क्या कहते हैं जी? सर अल्लाह करे 2 साल तो क्या, इनके 5 साल में भी सूरत हाल बेहतर हो जाए तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अच्छा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इतनी मिसमैनेजमेंट है, इतनी फेल्यूर है इनकी पॉलिसीज़ में, इतना मतलब इकोनॉमी में इतना डाउनफॉल आया, स्लाइड आई है कि आपको उसका अंदाज़ा कीमतों से, डॉलर की कीमत से और इनके कर्जे लेने से जो ले रहे हैं। और ये मैं जो बात अपनी नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेट बैंक की आज की रिपोर्ट है, हेडलाइन खबरें हैं पाकिस्तान के तमाम अखबारों में। महंगाई बढ़ने की भी उन्होंने, स्टेट बैंक ने बात की है। तो अभी हर चीज़ का ये अगर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पिछली हुकूमतों ने कर्जा ले लिया और ये कर दिया, तो इस वक्त एफबीआर की आमदनी कम रिसीव करने में, कम वसूली करने में उन कर्जों का क्या ताल्लुक? ठीक है जी। और बाकी जो हर चीज़ में इनकी स्लाइड आई है, जो अभी जो कर्जे ले रहे हैं खुद वो तमाम पिछली हुकूमतों से ज़्यादा हैं, तो इनके उन कर्जों से क्या ताल्लुक? तो आप देखें इनके पास जो रीजन है, बना रखा है, रीजन है शेख साहब, कर्जे थे पिछली हुकूमतों ने मिसमैनेज किया, गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अगेन एंड अगेन। द रीजन इज कि जनाब आप लोगों ने सब्सिडीज दी, और जो चीज़ 50 रुपए की थी, जो चीज़ 100 रुपए की थी, आप 50 रुपए की आवाम को दे रहे थे। सो आपने एक सूडो क्रिएट किया, फेक एक चीज़ें क्रिएट की हुई थी सारी चीज़ें। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आवाम के लिए ही हुकूमतें होती हैं राणा साहब, आवाम के लिए हुकूमतें होती हैं। जब कोई सूरत हाल ऐसी होती है तो आवाम को रिलीफ दिया जाता है, आवाम को रिलीफ दिया जाता है। और अभी भी शेख साहब का पॉइंट है, वैसे शेख साहब एज अ वैलिड पॉइंट कि आवाम की ये तो नहीं है कि मतलब आप हर आदमी को और छोड़ें। और दूसरी बात ये देखें, ये तो मतलब अभी जो जिस तरीके से इकोनॉमी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मांग के पैसे, तो अभी तो कल तो एक और इनकी नाकामी जाहिर हो गई। इवन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बाहर से जो पैसे आए हैं, जो डॉलर्स जो आए हैं, मतलब वो आर्मी चीफ की वजह से आए हैं। ठीक है, तो मतलब इनका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? मतलब ये तो आर्मी भी तो हमारी है, आर्मी को इजराइल से बताइए, हमने ये आर्मी चीफ हमने इजराइल से उधार लिया हुआ है, हमारा अपना आर्मी चीफ है। ठीक है, ये मतलब इनके मैं अखबारों की बात कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान था ग्वादर में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और हेडलाइन खबर है जी कि अली साहब जवाब वो भी देख लें आप। 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा बात पूरी कर लूँ। जी। ये सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, और ये मैं इनको मैं बता भी दूं उनको कि क्यों मतलब इनकी जो है टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो रही, क्यों इनकी पॉलिसियां फेल हो गई हैं। बताइए पूरे मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। ठीक है। एफबीआर फेल हो गई है। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि नई एफबीआर बनाएंगे,
तो मतलब अब लोगों को जब इस तरह करेंगे तो कौन उनसे ताउन करेगा? चले, पूरे ठीक है। मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम आपका कर पॉइंट दिया आ है। गया, और शेख साहब। असद उमर जो इनके जो मिनिस्टर हैं वो अपना एंग्रो तो संभाल नहीं सके थे, उनको वहां से फारिग कर दिया गया था, उनको पूरे मुल्क की इकोनॉमी आपने दे दी है। शेख साहब, तो आपका मतलब पॉइंट आ गया। कहाँ से मामला सही होंगे? ठीक है, मैं जवाब लूंगा इनका, जनाब अली अवान साहब का पीटीआई का जवाब लूंगा। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आता हूं। जनाब अली अवान साहब, आप सारे जो यहाँ पे सारा चट्टा कट्टा सामने आपके रख दिया गया है, राना अफजल साहब ने भी और इम्तियाज शेख साहब ने भी, इसके जवाब बाद आप देंगे मुझे एक ब्रेक के बाद। अली अवान साहब, इतनी लंबी फहरिस्त है जो जनाब राना मोहम्मद अफजल साहब ने भी और इम्तियाज शेख साहब ने भी आपके सामने रखी कि आपसे इकॉनमी ठीक नहीं हो रही, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, और 2 साल का अरसा आप कह रहे हैं कि जनाब अवाम को मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल इतना अवाम बर्दाश्त कर सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा। जवाब आप दे दीजिए। हाँ सर, मैं थोड़ा कंपेयर कर देता हूँ, थोड़ी मुझे बोलने दीजिएगा क्योंकि फिगर्स बोलने मैं नहीं बोलूँगा, फिक्र ना चाहिएगा। आप मुझे बात बताइए, वो बात इस तरह की, आप मुझे एक बात समझाइएगा कि वो मुझे फिगर लोगों को समझ नहीं आती। नहीं, अच्छा इसको इस तरह बोले, टैक्स कलेक्शन की हाँ, बात ऐसे की उन्होंने, कर, हाँ, ऐसे कर। टैक्स कलेक्शन की बात की ऐसे कि जी इस दफा ज्यादा होगा। पिछले 10 साल इनकी गवर्नमेंट थी, 8 साल तक आज तक टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यूज आज तक ये पूरे निकले, हमेशा शॉर्टफॉल था। जो पिछले साल नून लीग शॉर्टफॉल छोड़ के गई है वो 272 अरब रुपए का था, जिसमें 120 अरब रुपए की एमनेस्टी शामिल है जो इन्होंने उसमें शामिल, अगर उसको भी शामिल कर लें तो 390 अरब रुपए पे जाता है अगर आप एमनेस्टी को निकाल देते हैं। सर मुझे बोल लेने देगा, एक मिनट राना साहब, जरा अली को बोलने दे सर प्लीज। फिर ये अभी बड़ी जबरदस्त बात की कि इन्होंने कहा ये कर्जे ले रहे हैं, 94 अरब डॉलर कर्जा था पाकिस्तान पे जब हमारी गवर्नमेंट आई, और उसमें 84% कर्जा इन 2 हुकूमतों ने लिया है पिछले 10 साल के अंदर। और ये हमें कह रहे, और हमें रोज 6 अरब रुपया डेट सर्विसिंग पे करना पड़ा जो इन लोगों ने कर्जा लिया है। हमने तो ये जिस हालत में छोड़ के गए थे कि डेट टू जीडीपी रेशो जो खुद इन्होंने कहा था कि 4% पे रहेगी, वो 6.4% पे छोड़ के गए हैं। जो फिजिकल डेफिसिट बड़ी बुलंद बात दावे कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला जो 2.34 ट्रिलियन रुपीस पे छोड़ के गए थे, हम इसे कम पे लॉक करेंगे इंशाल्लाह ताला। कब करेंगे? इसी साल नेक्स्ट बजट में आप देखिएगा करंट अकाउंट डेफिसिट जो 19 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, हम 12 से 13 अरब डॉलर पे छोड़ेंगे। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस इंक्रीज कर रही हैं। हाँ, हमें मसाइल हैं, देखिए हम वो लोग नहीं हैं जो आगे कहें कि नहीं मसाइल नहीं है, हम फेस कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें टैक्स कलेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, पर इंशाल्लाह ताला हम उसे ओवरकम करेंगे। असद उमर ने तो एंग्रो को बहुत जगह पहुंचा दिया, पर मुझे ये पता है कि जब से जरदारी साहब पीपल्स पार्टी में आए हैं वो सुकड़ के रूने सिंध तक रह गई है। और आप ये सोचें, आप उस बंदे को कह रहे हैं जो 80 लाख रुपए की तनख्वाह छोड़ के पाकिस्तान की सियासत में आया है, पढ़ा लिखा बंदा, लोग पढ़े लिखे लोग उसको फॉलो करते हैं। आप ये बताएं जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के हाथ में आई थी, वो बेनजीर जब छोड़ के गई थी तो 4 सूबों की जंजीर कहा जाता था, और आज आप रूरल सिंध की होके जमात रह गए। अगर आपने उन्हें चेंज ना किया तो यकीन करें ये लाड़काना की जमात रह जाएगी, लाड़काना की जमात रह जाएगी। आपको अभी भी मैं ये आपकी ख्वाहिश है और आपकी खुशफहमी है। और मैं उनको राना साहब को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राना साहब आप खबरों की बात कर रहे थे, खबर ये भी आ रही है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं वो आप लोग वकेट कर रहे हैं। आपके फेडरल मिनिस्टर की खबरें आ रही हैं, आपके फेडरल मिनिस्टर उनकी खबरें आ रही हैं, एवन फील्ड की कोई खबर नहीं आ फेडरल रही। मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर क्या राना साहब, मैं समझा नहीं। फेडरल मिनिस्टर क्या उनके ऊपर नैब जो है वो नैब उसके ऊपर रिलैक्स हुई है, और उनके असासे बेइंतहा ज्यादा हैं जो फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है, इसका मतलब उनके बारे में आपको खबरें पहुंच रही हैं। चले जी शेख साहब, ये तो पूरी हेडलाइन आर्टिकल है कल के अखबारों का, आज के अखबारों का जनाब। और इसमें तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है कि एक फेडरल मिनिस्टर और उसका भाई सूबाई वजीर, अंदाजा आपको भी राना साहब होगा। तो हम तो यही कहते हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट के तरफ नाम ले सर, आप नाम ले, खुल के शेख साहब नाम ले, इसमें कौन सी बात है? उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ अपोजिशन की जमातों पे। जी जनाब, नाम भी अखबार में आ गया है, खुसरो बख्तियार साहब का नाम आया जनाब। खुसरो बख्तियार का नाम ले, मुझे नहीं पता था, आप भी ले। खुसरो बख्तियार साहब का नाम है, उनके भाई का। ये आज की न्यूज अखबार में है, जंग अखबार में है, आप पढ़ लें। बिल्कुल ना, मैं तो पढ़ आज पढ़ लें आप। आज की जंग में हमें नहीं पता था, हम तो सोच रहे थे कौन सा वजीर है,
तो आज उनके नाम भी आ गए। और ये चीमा देखिए, शायद दोनों accept क्या कर उमर रहे हैं चीमा इस साहब चीज़ की से? रिपोर्ट है, मेरे ख्याल में खुसरो उनकी रिपोर्ट बख्तियार है। कहाँ गया साहब साहिवाल उन्होंने वाला क्या कर केस, रहे हैं? कहाँ गया वो एसएसपी दावर वाला केस, कहाँ तो ये गया सब वो क्या- नहीं सर, फार्म सारे हाउस वाला केस केस इंशाल्लाह चल जो रहे हैं, गाय मॉडल टाउन वाला के भी ऊपर चल रहा बंदों है, को मारा, इंशाल्लाह सारे इंटीरियर चलेंगे। आप तो मिनिस्टर क्या ECL कर से रहे जा रहे हैं, मेरे राणा जगह साहब, शहबाज साहब तो मिनिस्टर। ECL से फारिग राणा साहब, बाहर जा राणा रहे हैं, साहब, लंदन जा रहे हैं 2-3 राणा दिन के साहब, लिए। मैं यही बात बशीर भाई, मैं तो इनको देखिए, मैं ये कह रहा हूं, देखिए इनका जी, ये मतलब मुकदमा कैसे हम- फाइनल होता है राणा साहब, हम कि यही खुसरो कहते बख्तियार हैं- साहब पहले भी गवर्नमेंट में थे, पिछली गवर्नमेंट के अंदर। नहीं, आपकी नहीं, मैं एक बात बताने की आपकी कोशिश कर रहा justification क्या है? हूं। मैं ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन के ऊपर एलिगेशंस है, अलीम खान के ऊपर एलिगेशन जहांगीर तरीन तो हमारा फारिग। केस क्या है? हमारा केस ही ये है कि इन्होंने अपनी हुकूमतों में आज तक एहतसाब का अमल शुरू ही नहीं किया, ओके। क्योंकि इनके दिल के अंदर चोर ओके, था। चले, उन्होंने ये नहीं खुद किया। चोर थे, उन्होंने तो नहीं इन्होंने कहा कि सब इन्होंने नहीं फ्री इन्होंने अलीम खान किया। बेचारे अच्छा, को उन्होंने डिस नहीं कर किया, दिया। आप बताएं, Free for all क्या आप बताएं? हमने खुसरो जिस- बख्तियार का बता जहांगीर दें, तरीन उसका को क्या डिस है? कर दिया। सर, एक हम मिनट, शेख एक साहब, सिंपल सी एक बात कर रहे हैं। खुसरो देखिए, हम बख्तियार पहले के दिन से बारे कर- में आप क्या कहेंगे? मैं सर ये देखें, पहली दफा गवर्नमेंट आई है जिसके ऊपर कोई भी केस होता है। बाबर अमान साहब ने इस्तीफा दे दिया, खुसरो अलीम खान बख्तियार साहब का ने बता इस्तीफा दे दिया, आजम स्वाति साहब ने। आप ये देखें, शर्जील मेमन पे केस देखें, जेल में बैठे हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर बन गए, जिन्होंने चेक करना है कि पिछले 5 वैसे साल में ये हुआ बात क्या है, ये बात उसके है बाद वैसे। इस जनाब, मुल्क को चलाया वो किस तरह जा रहा है? असेंबली का दूसरी कानून तरफ है, आप आप देखें, दूसरी तरफ देखें, असेंबली के इधर ये कानून को तो कहते तोड़ हैं नहीं वैसे सकते ये ना। शर्जील मेमन को आपने किस खाते में बना दिया शेख साहब? मुझे नहीं समझ आई बात। सर देखें, बात सुने, शर्जील मेमन पर कोई चीज साबित तो नहीं हुई ना, केस बन गया तो क्या हुआ? केस तो फिर डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर भी है, केस तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी है, केस तो मतलब तो फिर ये इंक्वायरियां तो सबके एक ही ऊपर बात है। होगी, वो मेरा खुसरो मतलब है कि- बख्तियार को आप लोग रो रहे हैं, उधर शर्जील मेमन को वो रो रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सब तरफ एक ही बात है। देखें, शर्जील मेमन तो हमारी जी, दफा इस्तीफे दिए राणा साहब, लोगों ने। एक बात मैं आपको इनको बताऊं, अवार्ड दिए शर्जील जाते हैं, मेमन तो जितना खुद बड़ा केस पाकिस्तान बनता आया है, था, उतना अगर बड़ा वो वो